Hello everyone, and this is Sanshray Mittu and I have started my new YouTube channel Exam Rider, जिसके ऊपर आपको पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसके ऊपर हम काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स और काफ़ी सारे बहुत ही पुराने टॉपिक्स और बहुत ही फेमस टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। और जो मेरी ये YouTube चैनल है एग्ज़ाम राइडर, इस पे जो हमारी सबसे पहली वीडियो होगी वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक्स पे रहेगी, विच इज़ स्ट्रीम सिलेक्शन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। और इसके लिए मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार की है, जिसके थ्रू हम लोग पूरी की पूरी जो है इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इसके अंदर आपको कैसे अपने फ्यूचर को आगे लेके जाना है। अब हम सबको पता है 4 स्ट्रीम्स होती हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी था, हम 2 स्ट्रीम्स में ज़्यादातर डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। लाइक मैंने जो की थी वो थी मेडिकल और नॉन मेडिकल की। सो हर स्टूडेंट वेरी कर सकता है, हर स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव रहता है। तो मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं एंड इन 4 पॉइंट्स को अगर आप अपने डिसीजन लेते हुए कंसिडर कर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू दैट आपका काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जो सबसे पहला हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। एंड ये लीजिए, ये इसका पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट जो आता है दैट इज स्ट्रीम एलिमिनेशन। अब स्ट्रीम एलिमिनेशन क्या है? जब हमने जेईई की तैयारी की थी मैंने, तो हमारे टीचर्स ने हमें कहा था कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन पर अटको, जैसे अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं और उन 4 ऑप्शन में तुम्हें क्या करना चाहिए अगर तुम अटके हुए हो, तो उनमें से किसी 2 ऑप्शंस को या किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। उससे होगा क्या कि तुम्हारे पास 2 या 3 ऑप्शन बचेगी और उसके ऊपर तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने जिस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है वो मेरी ओर से थी, वो मेरी चॉइस थी जिसको मुझे एलिमिनेट करना था। आप जिसको करना चाहते हैं आप उसका देख लेना, ठीक है। तो जैसे मुझे इतना पता था कि यार हिंदी इंग्लिश तो नहीं करनी, मुझे हिंदी इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे एसएसटी में 2 मार्क्स आ गए थे, बट मुझे तभी पता था कि मुझसे एसएसटी तो नहीं होगी इन फ्यूचर। और मुझे एसएसटी की जो आगे फर्दर स्टडीज़ थी मुझे वो भी इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। तो मैंने आर्ट्स को सबसे पहले तो जड़ से उखाड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद बचती हैं 3 ऑप्शंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स। और अब इनके साथ हम नेक्स्ट आगे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे चलते हैं जो कि है प्रीवियस रिजल्ट रिकॉर्ड। अब मैंने ना कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को मत देखो, अगर आपके कम आए हैं तो बस आगे की सोचो, आगे की सोचो। तो मैंने कभी भी कोई भी डिसीजन ऐसी वेगली नहीं लिया है। मैं हमेशा अपने पीछे के रिजल्ट्स को देखता हूँ और उसके बाद आगे चलने की कोशिश करता हूँ। तो हमें अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को कैसे लेके चलना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमें ऐसे नहीं करना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 10th का रिजल्ट निकाला जो हमें बोर्ड्स ने दिए, बोर्ड वालों ने दिया, सीबीएसई बोर्ड ने दिया या जौन सा भी बोर्ड आपका है आपने वहाँ से लिया हुआ है, और उसको देखा और अपना स्ट्रीम को प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको आपके 9th के रिजल्ट्स मिले होंगे, आपको आपके 10th के रिजल्ट्स मिले होंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो भी उसमें आपके पीए के रिजल्ट्स थे, जो आपके पीए के हैं उनको 100 में कन्वर्ट कीजिए। जो आपका फाइनल था 20 नंबर अपने उससे निकाल दीजिए जो कि आपको इंटरनल्स के दिए जाते हैं। जो आपको नॉर्मल जो आपके फाइनल में आए थे उनको निकालिए, उनको 100 में कन्वर्ट कीजिए और उन सब की एवरेज लीजिए। उन सब की एवरेज लेने के बाद आपका एक रिजल्ट निकलेगा। अब मैं सबकी एवरेज लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनल पे क्यों नहीं लेके जा रहा, वो इसलिए क्योंकि एक पेपर में हो सकता है आपको डिफिकल्टी फेस हुई हो मैथ्स के अंदर और आपका साइंस इजी गया हो, या हो सकता है कोई और पेपर टफ चला गया हो जिसके कारण आपके मार्क्स उसमें कम चले गए हों और वो हो सकता है पूरी क्लास के साथ हुआ हो, ओके। और एक और सिनेरियो जो कि इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है वो ये है कि आपकी हेल्थ कभी भी सीधी नहीं रहती है, अच्छी नहीं रहती है, कभी कभी बिगड़ती भी है। कभी हो सकता है आपको कोई बीमारी हो गई हो या कोई छोटी मोटी जुकाम ही हो गया हो जिसके कारण आपका वो एग्ज़ाम अच्छा ना गया हो, ठीक है। तो आप पूरे 2 साल अच्छे से कंसिडर कीजिए, उसके बाद एक अपना रिज़ल्ट निकालिए। और ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल रिज़ल्ट निकाल के दिया है। ये मेरा रिज़ल्ट नहीं है, पहले बता दूं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो मैथ्स मार्क्स देख लेते हैं। मैथ्स में 90 हैं, साइंस में 95, एसएसटी में 75, इंग्लिश में 88 और हिंदी में 80, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर अगर मैंने देखो आर्ट्स एलिमिनेट कर दी थी कि नहीं कर दी थी, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने साइंस और आर्ट्स के अंदर अगर उसने यहाँ पे चेक करना हो तो वो डेफिनेटली साइंस का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि देखो 95 आए हैं उसके अंदर। 95 इज़ अ बिग स्कोर, ठीक है ना। और आपके सिस्टम में 75, 20 मार्क्स आ गया।
देखो अगर इस एवरेज के अंदर ना आपके 5 मार्क्स कम 10 मार्क्स के आसपास ही कम है, 10 मार्क्स का बहुत ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता, आप 10 मार्क्स का एक्सक्यूज़ दे सकते हो। बट अगर 10 प्लस है, आपके 12 मार्क्स कम है, 15 कम है, 20 कम है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप फिर जिस सब्जेक्ट में इतना गैप है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस ज़रूर देना। ये मेरे को ऐसा लगता है कि यही एक सही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे अगर कोई मेडिकल और नॉन मेडिकल में कंफ्यूज हो जैसे मैं हूँ, तो अब मैं इस पॉइंट पे अपना डिसीजन नहीं ले पाया था, क्योंकि मेरे जो एवरेज मैंने निकाली थी वो साइंस की जगह बायो में निकाली थी, ठीक है ना। तो आप देख लेना, क्योंकि साइंस के 2 सब्जेक्ट्स तो दोनों में कॉमन है, नॉन मेडिकल में भी कॉमन है और मेडिकल में भी कॉमन है। जो कॉमन नहीं है वो है हमारा बायो। तो मैंने साइंस के जगह सिर्फ और सिर्फ बायो के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे, क्योंकि बायो हमारे स्कूल में ऐसा बताया गया था कि तुम्हारी 50 नंबर का पेपर है बेटा, तो बायो तुम्हारी 17 नंबर की आएगी, और अगर 80 का पेपर है तो अराउंड आई थिंक 25 और 27 के मार्क्स की आसपास की बायो आएगी। तो उसको मैंने 100 में कन्वर्ट करके अपनी एवरेज निकाली थी। तो उसमें मेरा मैथ्स और साइंस में सिर्फ और सिर्फ 3-4 नंबर से बायो जीत रही थी। तो मैंने उसमें इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था, क्योंकि 2 या 3 नंबरों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, गैप ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कंसिडर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, विच इज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको पिछली अपनी स्लाइड में दिखाया कि मैथ्स और साइंस में गैप बहुत ही कम था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ देखिए जैसे 5 मार्क का गैप था। तो अब इसको फाइनलाइज करने के लिए, इस पे फाइट मारने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे। अब जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, तो ये बात थी कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना था, ठीक है ना। मुझे 30 की एज से ज़्यादा मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा, अपने सीनियर से पूछा था कि मतलब पढ़ना कितना पड़ता है, जब अगर नीट की तैयारी करो या फॉरेन भी जाओ तो मतलब कितना पढ़ना पड़ता है। सो उन्होंने बताया कि 30 की एज के अराउंड आपको स्टडी करनी पड़ती है इन मेडिकल लाइन, और 32-35 के आसपास आपकी एक अच्छी जॉब लग जाती है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा लंबा लगा, ठीक है ना। मुझे चाहिए था, मुझे जो सिनेरियोस चाहिए थे वो नॉन मेडिकल लाइन में काफ़ी हद तक फुलफिल हो रहे थे, क्योंकि उसमें 24-25 के अराउंड जॉब लग जाती है, और उसके बाद आप अपना 25 के अराउंड आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे वही करना है, एंड आई होप आई डू दैट, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैंने अपने मेडिकल प्रोस्पेक्ट को कैंसिल किया था। और इसी के अंदर जो दूसरी चीज़ है जो कि मुझे देखनी थी, वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मैं कई चीज़ों से एलर्जिक हूँ, ठीक है ना। तो अब हॉस्पिटल वगैरह का जो काम है उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है। तो मेरी एलर्जी कितनी है, किसके साथ है, मुझे उस पॉइंट को भी ज़्यादातर चेक करना था। तो इसीलिए मैंने मेडिकल लाइन को प्रेफरेंस कम दी एज कम्पेयर टू मेरी नॉन मेडिकल स्ट्रीम। दो मेरे मेडिकल बायो के अंदर मार्क्स थोड़े ज़्यादा थे, बट स्टिल मेरे इस फैक्टर पे मुझे थोड़ा सा फैक्टर जो था ये भारी लगा। दैट्स वाई मैंने इसको प्रेफर किया। एंड अब इसी के साथ मैंने अपनी कॉमर्स स्ट्रीम को भी कैंसिल किया था, बिकॉज वो मैंने इसलिए कैंसिल किया था क्योंकि उसके अंदर मैथ्स इज़ जस्ट अ पार्ट, एंड जो बहुत ही लार्ज स्केल पे काम किया जाता है वो एक नई पढ़ाई होती है। मेरी मॉम कॉमर्स लाइन से ही हैं, तो उन्होंने मुझे सारी इसके बारे में सारी नॉलेज दी थी। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि कॉमर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा नए सब्जेक्ट्स होते हैं, नई पढ़ाई होती है। एंड जहाँ तक मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ तो इट्स रिलेटेड टू 9th-10th, ठीक है ना। कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा नई वैरायटी थी, तो मैं उस नई वैरायटी के जाने में इंटरेस्टेड था नहीं। अब इस PDF के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि होता है योर ओन इंस्टिंक्ट, ठीक है ना। अब वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपके इंस्टिंक्ट की सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने अपने पहले ही पॉइंट के अंदर हमने अपने इंस्टिंक्ट के सुन के जो हमें पसंद नहीं है उसे कैंसिल कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपका ऐसा, अब मुझे नहीं लगता कि आपका इंस्टिंक्ट आपको कोई और आवाज़ मार सकता है। बट हाँ, हो सकता है कि आपने फर्स्ट राउंड के अंदर मेडिकल को काट दिया हो, नॉन मेडिकल को काट दिया हो, आप कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में आप कंफ्यूज हो, और आपके मैथ्स के अंदर आपका ज़्यादा अच्छा स्कोर हो और आप कॉमर्स विद मैथ्स के साथ जा सकते हैं। बट आपका दिल कह रहा है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो आप उसके लिए आर्ट्स लेना चाहते हैं, तो दैट्स आपका चॉइस रहेगा वो, क्योंकि
देखो हम ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बट आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं। एंड अब ये रिस्क होता है थोड़ा सा। अब ये रिस्क आप लेने के लिए तैयार हैं तो इट्स योर चॉइस, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे इन 3 पॉइंट्स के साथ जाइए और अपना जो आपका डिसीजन है उसको फाइनलाइज कीजिए। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज रहेगी, इन 3 पॉइंट्स के साथ आपका डिसीजन आपके इंस्टिंक्ट के साथ ही जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गड़बड़ होनी चाहिए। ओके, तो इसी के साथ आज हमारी ये पहली वीडियो ख़त्म होती है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसके बाद आपको कोई भी पॉइंट का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड कोई आगे कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो, किसी भी और टॉपिक पे चाहिए हो, मैं वैसे और वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेरा जो प्लान है वो ये रहेगा कि मैं थोड़ी सी जेई के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, नीट के ऊपर वीडियोस बनाऊँ कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, HC वर्मा पढ़नी चाहिए कि नहीं। मैंने HC वर्मा नहीं पढ़ी थी यार, और जेई में मतलब मेरा ठीक रैंक आ गया था, ठीक है ना। और उसके बाद आप IAS की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप आर्ट्स में क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में और कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं कवर करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का साथ चाहिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।